So we'll start with questions on gravitation today. Question number 61. Two satellites A and B have masses m and 2m respectively. A is in circular orbit of radius r and B is in circular orbit of radius 2r around Earth. Ratio of their kinetic energies TA and TB ये टाइम पीरियड नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए whenever a satellite is in circular orbit, जब भी सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में होगा अराउंड अर्थ, तो इन दैट केस वेलोसिटी इज क्रिटिकल या इसको ऑर्बिटल भी बोलते हो, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इफ यू रिमेंबर, gm बाय r. ये जो स्मॉल r होता है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस से हाइट तक दिस इज h, और अर्थ के सरफेस से सेंटर तक इज कैपिटल R. तो डिस्टेंस इज स्मॉल r विच इज कैपिटल R प्लस h. तो याद रखना, जब भी एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? क्रिटिकल, या इसको और एक नाम है ऑर्बिटल, विच इज अंडर रूट ऑफ gm बाय r. और r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सैटेलाइट. आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किया है T से. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². कौन सा v? vc. तो हाफ mvc², वेयर स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट एंड कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ. तो हाफ mvc² इज g कैपिटल M अपॉन r. तो अब आपको बोला है हमारे पास दो ऑर्बिट्स है. एक ऑर्बिट है जिसका रेडियस है r, दूसरा ऑर्बिट है जिसका रेडियस है 2r. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, जिसको मैं स्मॉल r बोल रहा हूँ उसको ये लोग डायरेक्टली कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं. और दूसरे बी सैटेलाइट का ऑर्बिट कितना है? 2r. तो हमारे पास यहाँ पे दो सैटेलाइट्स का केस है. ये है फर्स्ट सैटेलाइट और एक है सेकेंड सैटेलाइट. तो यू हैव टू सैटेलाइट्स. पहले का जो ऑर्बिटल रेडियस होगा, पहले सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस है, लेट अस डिनोटेड बाय r1, ये बोला है आपको कैपिटल R. दूसरे सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस होगा, लेट अस कॉल दिस एज r2, ये आपको बोला है कितना है? 2r. करेक्ट. दोनों केसेस में सैटेलाइट सेम है. सेम है ना? सेम है? नहीं, अलग अलग है. एक का मास है m, दूसरे का मास है 2m. तो दोनों केसेस में सैटेलाइट भी अलग अलग है. तो सैटेलाइट अलग अलग होने का मतलब मास किसका मास? सैटेलाइट का मास. सैटेलाइट का मास चेंज होगा, तो सैटेलाइट का मास अलग अलग रहेगा. यहाँ पे 2m और यहाँ पे m. तो दिस इज m, दिस इज 2m. तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू हाफ कांस्टेंट, g कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट. तो काइनेटिक एनर्जी T is proportional to small m upon r. राइट. हमको पूछा है रेशियो ऑफ TA by TB. रेशियो ऑफ TA by TB मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ A अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B का रेशियो. बट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B, एंड इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू R, मतलब RB अपॉन RA. तो मास ऑफ A कितना है? m. मास ऑफ B कितना है? 2m. रेडियस ऑफ B कितना है? 2r. और A का कितना है? r. कैंसल 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 एंड कैंसल. तो TA अपॉन TB कितना होना चाहिए? 1. 1:1. तो 1:1 है क्या? ऑप्शन नंबर बी. So let's move to next question. The ratio of weights of a body on the Earth's surface to that of on the surface of planet is 9:4. The mass of planet is 1/9 mass of Earth, and r is the radius of Earth. What is the radius of planet? Take the planet to have the same mass density. Planet का same mass density है. आपको बताया क्या है? आपको पूछा है, बताया है weight of a body on Earth surface.
तो वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन दैट प्लैनेट, इसका रेशियो कितना है 9/4। आपको पता है वेट क्या होता है, मास इनटू जी, तो mge अपॉन mgp इक्वल टू 9/4, कैंसिल एंड कैंसिल, तो जी अर्थ अपॉन जी प्लैनेट इज इक्वल टू 9/4, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब और एक इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे आर टेलिंग यू, टेक द प्लैनेट्स टू हैव सेम मास डेंसिटी, मतलब मास डेंसिटी ये वर्ड मेंशन किया है, इसका मतलब जी का जो एक्सप्रेशन है, यू नो व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट, एंड दे आर टेलिंग यू मास ऑफ प्लैनेट इज 1/9 दैट ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ प्लैनेट का रेशियो भी दिया है और साथ में डेंसिटी भी मेंशन किया है। तो रिमेंबर, अगर मास ऑफ प्लैनेट दिया है तो डायरेक्टली आप ये यूज कर लेना, आप बोल सकते हो जी इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन आर स्क्वायर। हमें पूछा गया है रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो हमको इक्वेशन किसका चाहिए, रेडियस का, तो आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन जी, तो अब r इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m अपॉन g, r planet upon r earth will be equal to अंडर रूट ऑफ मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, और g के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, तो g अर्थ अपॉन g प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लैनेट क्या बोला है, मास ऑफ प्लैनेट इज 1/9 दैट ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ प्लैनेट 1/9, मास ऑफ प्लैनेट इज 1/9 ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इज 1/9, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/9, और ये कितना दिया है आपको, g/gp कितना है 9/4, कैंसिल एंड कैंसिल, तो 1/4 का रूट कितना 1/2, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो r/2, तो आंसर आएगा आपके पास r/2, ऑप्शन नंबर डी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of escape velocity at earth ve to that of escape velocity at a planet vp whose radius and mean density are twice as that of earth, तो सबसे पहले तो आपको escape velocity का इक्वेशन पता होना चाहिए, escape velocity ve अगर याद होगा it is under root of 2gm/r, तो पहले डिफरेंस समझ लो, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होता है किसका, सैटेलाइट का, अगर हमारे पास एक सैटेलाइट है वो किसी प्लैनेट के अराउंड या अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो उसका वेलोसिटी होता है ऑर्बिटल या क्रिटिकल, विच इज gm/स्मॉल r क्यों, क्योंकि सैटेलाइट इज एट सम हाइट, स्मॉल r इज ऑलवेज कैपिटल R प्लस h, कभी कभी बोला होगा द सैटेलाइट इज नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ एट स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट जब बोलोगे तो स्मॉल r की जगह पे क्या लिखोगे, कैपिटल R, राइट, तो एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेना, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट का होता है तो नॉर्मली हाइट पे होता है, अगर हाइट स्मॉल दिया है तो फिर कैपिटल R लिखोगे, अगर हाइट लार्ज दिया है तो स्मॉल r लिखोगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि क्रिटिकल में और एस्केप में एक छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो याद कैसे रखते हैं, याद रखने के लिए याद रखना ve इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, ये अंडर रूट ऑफ gm/r को अलग कर लो, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ gm/r, ऑर्बिटल मतलब क्या, क्रिटिकल, तो एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल, तो अगर आप भूल भी गए, इक्वेशन नहीं याद आ रहा होगा, तो कम से कम ये याद रहेगा एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल, क्लियर। देन इस क्वेश्चन में दे आर मेंशनिंग समथिंग अबाउट रेडियस एंड मीन डेंसिटी, रेडियस तो है, मीन डेंसिटी नहीं है, क्योंकि मीन डेंसिटी बोला है तो हमको डेंसिटी लाना पड़ेगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2g/r, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ve इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g/r, प्लैनेट्स को हम लोग नॉर्मली एज अ स्फीयर ट्रीट करते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr3, और ये आ जाएगा डेंसिटी का रो, एक r और ये r³ कैंसल, तो आपको मिल जाएगा एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू 2 × 4 इज 8 π/3 r² रो और इनटू g,
8π/3 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है उसको हम लिखेंगे नहीं, तो v e एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर रो। g तो कांस्टेंट है ना, g इज कांस्टेंट। अब what they're asking you to find out is ratio of escape velocity of earth to that of planet whose radius and mean density are twice as of that of earth। तो रेडियस और मीन डेंसिटी प्लैनेट का रेडियस ये अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है, और मीन डेंसिटी ये भी 2 टाइम्स है, और इसी को आप लिख सकते हो r स्क्वायर रूट के बाहर अंडर रूट ऑफ रो। तो दिस इज आल्सो व्हाट यू कैन डू, राइट। ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, डजंट मैटर, फाइन। तो अब ये एस्केप वेलोसिटी है, मैं कब से इसको v लिख रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ये एस्केप वेलोसिटी है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ को v बोला है और प्लैनेट को vt बोला है। तो एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gm/r, क्योंकि डेंसिटी का इंफॉर्मेशन है तो डेंसिटी इक्वेशन में लाना पड़ेगा। व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी कैसे लाओगे, व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 4/3 πr³, r³ और नीचे r तो r² बचा, रो, बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दो तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r² रो। Radius of planet is 2 times of radius of Earth and density of planet is 2 times of density of Earth। तो twice दिया है, substitute करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, that's it। So what they're asking is ratio। So ratio of escape velocity from Earth upon planet is under root of r Earth upon r planet का square, density of Earth upon density of planet, right। तो r Earth अपॉन आर प्लैनेट, आर अर्थ अपॉन आर प्लैनेट कितना है 1/2, तो अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट कितना है वापस से 1/2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 का रूट इज 2, अंदर क्या बचेगा 2, तो क्या आएगा 1/2√2, तो यह जाएगा 1/2√2, तो 1/2√2 ऐसा आंसर आना चाहिए, 1:2√2, ऑप्शन नंबर डी। तो जब इंफॉर्मेशन आपके पास डेंसिटी का होगा तब आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, infinite number of bodies each of mass 2 kilogram are situated on x-axis at distance 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 respectively from the origin। तो जब आए 1, 2, 4, 8, 16, 32 तो समझ लेना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज करना है। The resulting gravitational potential जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, याद है क्या फॉर्मूला 1/4π Q/r। तो यहाँ पे के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q/r ये होता है पोटेंशियल, यहाँ पे होता है G(m/r) सिर्फ विथ माइनस साइन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और अट्रैक्टिव फोर्सेस के केस में हमेशा पोटेंशियल होता है विथ माइनस साइन, राइट। तो रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास एक इन्फिनाइट नंबर लाइन है, इस इन्फिनाइट नंबर लाइन पे ये ओरिजिन है 0, यहाँ पे कोई मास नहीं है। मास कहाँ पे है, मास है 1 मीटर पे यहाँ पे, फिर मास है 2 मीटर पे समवेयर ओवर हियर, एंड देन you have mass directly at 4, then you have mass at 8, and then you have mass at 16, so on so forth। और सारे के सारे masses क्या है 2 किलोग्राम, राइट। इन्फिनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg। अब एक काम करता हूँ, 2 तो मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं फिलहाल बोलता हूँ m m m एंड m, सारे के सारे masses है m। ये है डिस्टेंस 1, ये है डिस्टेंस 2, ये है डिस्टेंस 4,
and then 8, so on so forth. 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter. आपको पूछा है व्हाट इज टोटल पोटेंशियल, तो आपको पता होना चाहिए टोटल पोटेंशियल एट ओरिजिन इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड मास, सो ऑन सो फोर्थ, जितने होंगे उतने. तो पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाय डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन, इसको बोलता हूँ r1, माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मास फ्रॉम ओरिजिन, इसको बोलते हैं r2, माइनस डिस्टेंस ऑफ जी एम अपॉन डिस्टेंस ऑफ थर्ड मास r3, सो ऑन सो फोर्थ. तो आगे जितने टर्म्स आएंगे उतने. सबके सब में g सेम, m सेम, माइनस साइन भी है, तो एक काम करना, माइनस जी एन को निकाल लेना बाहर, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस 1 अपॉन r4, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. ये था 2 किलोग्राम, तो माइनस 2g. पहला डिस्टेंस था 1, 1 अपॉन 1 इज 1, 1 upon 2, 1 upon 4, 1 upon 8, 1 upon 16, ऐसा चलते जाएगा. मैंने जानबूझ के एक 1 upon 8 एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है. 3 3 4 4 टर्म आपको पता होना चाहिए. दिस इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 1, तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a, तो 1 प्लस हाफ plus 1 by 4 plus 1 by 8 is a geometric progression GP with first term a equal to 1. फर्स्ट टर्म को हमेशा a लिखते हो, और ये जो रेशो है, रेशो कौन सा, 1/2/1, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशो ले लो. सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है, हाफ, फर्स्ट टर्म कितना है, 1, व्हाट इज हाफ अपॉन 1, हाफ. थर्ड टर्म कितना है, 1/4, सेकेंड टर्म कितना है, हाफ. 1/4 अपॉन 1/2 इज हाफ, 1/8 अपॉन 1/4 इज हाफ, 1/16 by 1/8 also हाफ. इसको बोलते हैं कॉमन रेशो R. अब नॉर्मली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में दोनों में सेम क्वेश्चन आता है. नॉर्मली होता है इनफिनाइट टर्म्स, लेकिन अगर फाइनाइट टर्म्स होंगे, मान लो बोला 10 मासेस है, तो ये जो 10 टर्म्स है इसका एडिशन क्या होता है वो पता होना चाहिए. तो SN is sum of first n terms of a GP is a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. A is first term, r is common ratio, n is number of terms. So sum of first n terms of a GP, sum of first n terms of a geometric progression. और फिजिक्स में एपी पे, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन नहीं आते, जीपी पे ही आते हैं, तो जीपी पता होना चाहिए अच्छे से. अब अगर मेरे पास इनफिनाइट टर्म्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, एस इंफिनिटी, सिर्फ एन के पे क्या लूंगा, इंफिनिटी. और अभी अभी आपने देखा रेशो क्या है, 1/2, या फिर क्या आएगा 1/4, मतलब लेस देन 1. आर इज ऑलवेज लेस देन 1. तो अगर r ये खुद लेस देन 1 है, 1/2 है, तो r रेज टू इंफिनिटी में करता हूं, क्योंकि यहाँ पे r रेज टू n था. इंफिनाइट के लिए s इंफिनिटी होगा r रेज टू इंफिनिटी. तो मैं अगर r रेज टू इंफिनिटी करता हूं, तो 1/2 रेज टू इंफिनिटी, 1 रेज टू इंफिनिटी इज 1, 2 रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to infinity will be infinity. What is 1 upon infinity? 0. तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0. तो 0 आ गया, तो ये टर्म 0 आने की वजह से ऊपर बचेगा a into 1 minus 0, मतलब क्या बचेगा, a upon 1 minus r. तो this is sum of first, not first, sum of infinite terms, sum of infinite terms of GP, sum of फर्स्ट इनफिनाइट टर्म भी बोल सकते हो, लेकिन डजंट मैटर, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, उसका फर्स्ट टर्म ए क्या है, 1, आर क्या है, हाफ.
तो therefore S infinity is 1 upon 1 minus half. What is 1 minus half? Half. तो 1 upon 2, तो कितना आ गया 2. Therefore total potential ये था -2g into वो ब्रैकेट में जो टर्म था 1 plus half plus 1/4, लेकिन ये वैल्यू क्या आई 2, तो क्या लिखेंगे 2, तो पोटेंशियल क्या होगा 4g. तो -4g is the total potential. -4g is the total potential, option number B. Next question. Next question. The density of a newly discovered planet is twice that of Earth. तो जो नया planet मिला ये डबल डेंसिटी का है, twice that of planet, twice that of Earth. Accretion due to gravity at surface of a planet is equal to that at the surface of Earth. मतलब value of G at the surface of planet is equal, मतलब दोनों का equal है. If the radius of Earth is r, the radius of the planet would be, simple question है, G is equal to gm upon r square. क्योंकि डेंसिटी के बारे में बोला है तो आपको मास को लिखना पड़ेगा वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी. तो यू विल हैव वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब. तो डेफिनेटली ये और ये हो जाएगा कैंसल. G 4/3 कांस्टेंट. तो G इज प्रोपोर्शनल टू R इंटू रो. हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था रेडियस ऑफ प्लैनेट. अब उसमें एक काम करो, व्हाट यू कैन डू इज गोइंग वन स्टेप अहेड. इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग. वी कैन राइट दिस एज G कांस्टेंट है तो G भी कांस्टेंट है, कैपिटल G भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है. मतलब एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू R इंटू रो. सिर्फ R और रो, बाकी सब कांस्टेंट है, राइट. तो फिर आप बोलोगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन रो विल बी इक्वल टू R. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. R प्लैनेट अपॉन R अर्थ will be rho earth upon rho planet. डेंसिटी कितना बोला है? ट्वाइस. किसका डेंसिटी ट्वाइस है? प्लैनेट का. प्लैनेट का डेंसिटी ट्वाइस है, मतलब रो पी इक्वल टू ट्वाइस रो अर्थ. तो रो अर्थ अपॉन रो पी इज 1/2. ये कितना आएगा? 1/2. तो रेडियस ऑफ प्लैनेट विल बी रेडियस ऑफ अर्थ बाय 2. रेडियस ऑफ अर्थ बाय 2 वापस से R/2, ऑप्शन नंबर डी. तो ये न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट, हाउ डू यू डिस्कवर प्लैनेट्स, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. फॉर एग्जांपल हम अर्थ पे ऑफ कोर्स हम नहीं देखते, टेलीस्कोप ही देखता है, लेकिन टेलीस्कोप देखता है तो हमको वो दिखता नहीं है, वो होता है डेटा, रॉ डेटा. तो यू कैनॉट यू डोंट डायरेक्टली सी सच थिंग्स. तो आपके पास डेटा आता है. और अब सपोज टेलीस्कोप से हम एक स्टार को देख रहे हैं, सपोज दिस इज दैट स्टार. So what we will do is we will plot intensity of light coming from star as a function of time. अब होगा क्या? If you have a planet, अगर एक planet है, suppose planet नहीं होता तो जितना लाइट वहां से आ रहा है विथ टाइम वो कांस्टेंट ही रहता. अगर planet है तो क्या होगा? जैसे ही ये planet, as soon as this planet comes in front, क्योंकि आप यहां से देख रहे हो टेलीस्कोप से, तो ये जो प्लैनेट है अभी तक स्टार से जो लाइट आ रहा था वो कांस्टेंट था. जैसे ही प्लैनेट यहाँ पे आया, इसको स्पेसिफिक वर्ड है ट्रांजिट. मैंने विनस का ट्रांजिट सुना होगा, ट्रांजिट ऑफ विनस. वैसे ही एक प्लैनेट आया तो ये प्लैनेट इट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग सम अमाउंट ऑफ लाइट. तो ये स्टार से लाइट आ रहा है, इट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग. तो जब वो ब्लॉक करेगा तो इंटेंसिटी गोज डाउन डाउन डाउन, एंड जब प्लैनेट वापस क्रॉस करके निकल गया बाहर तो अगेन यू हैव कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लाइट. तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि यहाँ पे प्लैनेट था कि नहीं.
ओनली बाय लुकिंग एट हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड। इसको बोलते हैं ट्रांजिट और इस कर्व को बोलते हैं लाइट कर्व, लाइट कर्व। ओके, अब अगर प्लैनेट बड़ा होगा, प्लैनेट अगर बड़ा हुआ तो इन दैट केस बिगर प्लैनेट विल ब्लॉक मोर लाइट, तो यही कर्व ज्यादा डेप्थ पे होगा। तो सिर्फ डेप्थ देख के भी बता सकते हो कि इसका रेडियस कितना है प्लैनेट का। तो छोटा प्लैनेट हुआ तो कम लाइट ब्लॉक करेगा तो डेप्थ कम होगा, बड़ा प्लैनेट होगा तो ज्यादा लाइट ब्लॉक करेगा तो डेप्थ ज्यादा होगा, राइट। फिर इतना सफिशिएंट है, बाकी फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाना पड़ेगा, उस प्लैनेट पे लाइफ हो सकता है कि नहीं, वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, आई जस्ट टेल यू लिटिल बिट। सपोज ये प्लैनेट है, इमेजिन, और इमेजिन इस प्लैनेट में एटमॉस्फेयर भी है, इमेजिन, इमेजिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। तो जब लाइट, स्टार का लाइट प्लैनेट से पास होगा, प्लैनेट में जो गैसेस है वहां से पास होगा, तो आपको पता है गैसेस एब्जॉर्ब सम पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो लाइट आया और ये ब्लैक बॉडी है, जो आपने 12th में सीखा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? अ बॉडी विच इमिट लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ। ये तो सब इमिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गैस है वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को पास करेगा। उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा, ट्रांसमिटेड स्पेक्ट्रा जो है, राइट, कुछ एब्जॉर्ब हो गया। तो बाय लुकिंग कि कौन कौन से वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ओजोन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। तो बाय लुकिंग एट कौन कौन से लाइन मिसिंग है, कितना कितना वेवलेंथ गायब है यहाँ से, जो गायब है वो एब्जॉर्ब हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया मतलब वो एलिमेंट वहां पे हो, इन शॉर्ट, राइट। मेडिसिन में भी काम में आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, बीमार हो गए, डॉक्टर ने लिख के दे दिया दवाई, उसमें बोलोगे अरे कैल्शियम है, ये है, वो है, तुमको कैसे पता क्या है? होगा ना, कोई फ्रॉड मैन्युफैक्चरर बना के दे दिया, लो इसमें कैल्शियम, हाउ डू यू नो, कैसे पता लगता है? उसका पाउडर बनाओ, पानी में मिक्स करो, और उस सॉल्यूशन को, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो मेडिसिन का सॉल्यूशन है, यहाँ पे लाइट का, लाइट मतलब कौन सा, ऑल वेवलेंथ का सोर्स लगा दो, तो यहाँ से सारे वेवलेंथ आ रहे हैं, ऑल द वेवलेंथ, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, यहाँ पे चेक करो। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज पास थ्रू सम मटेरियल, पास होने के बाद स्पेक्ट्रम देखो यहाँ पे, फिर समझ में आएगा यहाँ तो सारे वेवलेंथ थे, यहाँ तो बाकी के गायब हो गए। गायब हो गए, गायब होना मतलब एब्जॉर्ब होना, तो समझ में आ जाएगा ओके इसमें ये एलिमेंट था, और हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो, सुना है कि ये माइक्रोवेव ओवन सुना है? यस, व्हाट इज माइक्रोवेव ओवन, हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, इसलिए बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन। व्हाट डज इट एब्जॉर्ब? यू नो, जिसमें पानी होगा वही गर्म होता है, ऑक्सीजन H2O। मैंने इस पे माइक्रोवेव डाल दिया तो क्या होगा, ये रोटेट होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब माइक्रोवेव का एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्ब होकर क्या हुआ, रोटेशन हुआ। जब रोटेशन होगा तो आजू बाजू मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगा, जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। दैट इज व्हाई योर फूड गेट्स कुक्ड, बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ हीट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हिच वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, माइक्रोवेव। मतलब मैंने सारे वेवलेंथ डाल दिए तो सारे के सारे पास हो जाएंगे, एक छोड़ के, कौन सा एक छोड़ के, माइक्रोवेव। चलो बाकी फिजिक्स बाद में, अभी लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एस्टेरॉइड ऑफ मास m इज अप्रोचिंग अर्थ। हम आते जाते सुनते रहते हैं एस्टेरॉइड आएगा, दुनिया तबाह कर देगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। Asteroid of mass m is approaching Earth initially at a distance of 10 RE with speed vi. It hits Earth with final speed vf. Then, so simple question again. You have Earth. This is Earth. ये हमारे पास Earth है. हमारे पास एक एस्टेरॉइड है जो इनिशियल डिस्टेंस था उसका 10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 10 RE, और डिस्टेंस कभी भी सेंटर टू सेंटर होता है, तो आपको डिस्टेंस दे दिया, और इनिशियल वेलोसिटी लेट अस से vi है। ओके, फिर आपको पूछा है अगर इसने अर्थ को हिट कर दिया तो फाइनल स्पीड vf व्हेन इट हिट्स द अर्थ कितना होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी से ही सॉल्व करते हैं। तो टोटल एनर्जी के कंजर्वेशन में मतलब इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज टोटल इनिशियल एनर्जी। इट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी m1 m2 अपॉन r। ये है पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा नेगेटिव साइन होगा। कब कब नेगेटिव साइन होता है? जब जब फोर्स अट्रैक्टिव हो। तो जहां जहां फोर्स अट्रैक्टिव हो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी होता है पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा माइनस जी। पहला मास कौन सा? अर्थ का। दूसरा मास किसका? एस्टेरॉइड का। ये m है, ये कैपिटल M है, राइट, अपॉन r। दोनों में डिस्टेंस कितना है? 10 ना, 10 r बोला है ना इनिशियल, तो 10 r प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? काइनेटिक फॉर्मूला इज हाफ g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। ये कहां से आया? ये यहां से आया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, राइट, करेक्ट। v का फॉर्मूला पता है तो ये पता है, राइट। तो दिस इज माइनस सॉरी प्लस हाफ जी एम एम बाय आर। दिस इज व्हाट यू शुड नो। ये आएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बाय सॉल्विंग दिस। तो हमारे पास आ गया होगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जी एम एंड आर है तो सही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 10 आर ई। 10 इनिशियल डिस्टेंस 10 आर है ना, बोला है यहाँ पे 10 आर ई इज द इनिशियल डिस्टेंस। तो इनिशियल 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 कितना कितना है? कितना है? कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन निकाल के आता है। व्हाट इज हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। तो इसको मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अगर फिलहाल मैं इसको स्मॉल आर लिखता हूँ तो ये क्या है? माइनस 1 प्लस हाफ मतलब माइनस हाफ। तो ये क्या है? माइनस हाफ है जी एम एम अपॉन आर। तो ये आ जाएगा माइनस हाफ जी एम एम अपॉन 10 आर ई, करेक्ट। अब ये क्या था? क्या था ये? टोटल इनिशियल एनर्जी। तो सिमिलरली टोटल फाइनल एनर्जी विल बी यू फाइनल प्लस के फाइनल, राइट। फाइनल मतलब जब वो आके इधर कोलाइड करेगा तब डिस्टेंस कितना है? जीरो। कैसे? डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हो तो हाउ कम इट इज जीरो? जीरो मतलब अंदर डायरेक्टली अर्थ के सेंटर में चले गया वो। इट इज जस्ट आर ई। ये आ गया आपका फाइनल डिस्टेंस। अब आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली पता ही है, माइनस हाफ जी एम एन बाई आर। सिर्फ यहाँ पे इनिशियल था, वहां पे फाइनल आएगा। तो फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर फाइनल। क्लियर, राइट। बट हमको पूछा क्या है उस पर भी ध्यान दो। हमको पूछा है इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये एक नॉर्मल गड़बड़ होती है। तो पहले गड़बड़ करना और बाद में बोलना नहीं, ऐसा नहीं। क्या चाहिए इक्वेशन में? v स्क्वायर। और ये पता होना चाहिए ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा ये कब आता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मेरे पास एक सैटेलाइट है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, व्हाट इज वेलोसिटी? क्रिटिकल। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। तो हाफ एम जी कैपिटल एम बाय आर, क्योंकि अंडर रूट था और ये क्या था? स्क्वायर। तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा हाफ जी एम एम बाय आर, ये किसका है? सैटेलाइट रिवॉल्विंग। एस्ट्रॉइड रिवॉल्विंग है क्या? है क्या? नहीं। तो जब सिस्टम रिवॉल्विंग हो उस केस में काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ जी एम एम बाय आर। तो ये एक गलती नॉर्मली होती है क्योंकि हम उस मोड में है हमेशा कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज वी? क्रिटिकल।
क्योंकि हमने थ्योरी में स्टेट बोर्ड में ऐसा केस लिया ही नहीं है। तो रिमेंबर, डू नॉट डू दैट मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाफ m कौन सा स्क्वायर, v स्क्वायर, कौन सा v है, इनिशियल। यहाँ तक क्लियर, गुड। और व्हाट इज स्मॉल r, इनिशियल स्मॉल r इज 10। इज दिस क्लियर? तो ये क्या आ गया, इनिशियल एनर्जी। सिमिलरली टेल मी व्हाट विल बी फाइनल एनर्जी, minus g capital N small n. What is final distance? Only re plus क्या आएगा, half m v final square according to law of conservation of energy. According to law of conservation of energy, total initial energy is equal to total final energy. What is initial energy? कितना है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन 10re प्लस क्या, हाफ m vi स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन re इक्वल प्लस 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 व्हाट प्लस हाफ m v फाइनल स्क्वायर। इक्वेशन ऑप्शन देखोगे तो v फाइनल v फाइनल v फाइनल, तो v फाइनल को एक साइड रखो, बाकी सबको शिफ्ट करो। उससे पहले m m m m हर जगह पे है, तो क्या करेंगे, कैंसल करेंगे, राइट। तो कैंसल कर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस जी कैपिटल m अपॉन 10re। ये माइनस जी m बाई आर को शिफ्ट कर दो तो प्लस जी कैपिटल m अपॉन आर, करेक्ट। देन क्या था हाफ m vi स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर। लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो 1 प्लस 1/10, 1 माइनस 1/10 ऐसा लिखा है, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, 11/10 नहीं लिखा है इन शॉर्ट। तो हमको भी वैसा ही करना है, फिर वैसा ही करो। क्या कॉमन निकलेगा, जी एम बाय आर ए कॉमन निकलेगा, माइनस 1/10 और ये प्लस 1, तो 1 माइनस 1/10। गुड, क्लियर है तक। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, वो यहाँ पे क्या आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। और m तो हमने ऑलरेडी कैंसल आउट कर ही दिया था, m हर जगह पे था, वो स्मॉल m हमने ऑलरेडी कैंसल आउट कर दिया है, तो बन गया आपका इक्वेशन, राइट। तो ये 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड को किया ना, ये 2 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो 2/2 इज 1। तो ये क्या आएगा, v इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2gm बाय आर e 1 माइनस 1/10 v फाइनल स्क्वायर। तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस क्या, 2g कैपिटल m अपॉन re 1 माइनस 1/10। कौन सा ऑप्शन है, राइट, करेक्ट। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे बाकी है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। शॉर्टकट याद रखना, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस g m अपॉन इनिशियल इज 10re इक्वल टू फाइनल हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। स्मॉल n गायब करो यहाँ से सबसे पहले, तो बचेगा आपके पास 1/2 v इनिशियल स्क्वायर माइनस g कैपिटल M अपॉन 10re। ये यहाँ पे आके प्लस g कैपिटल M अपॉन r e, यहाँ पे आ जाएगा v फाइनल स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 तो v इनिशियल स्क्वायर। इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो अगली स्टेप में कर लो, कंफ्यूजन होता रहेगा तो, बट ये यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, सिंपल थिंग। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, इसको पहले निकालोगे g को, m को और r e को बाहर विथ प्लस साइन, अंदर क्या बचा, -1/10 +1 इक्वल टू v फाइनल स्क्वायर बाय 2।
2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 गया, यहाँ पे 2 आया और ये भी 2 गया, करेक्ट। ये है -1/10 +1, मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख देता हूँ, हो गया खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question. Two identical satellites are at capital R and 7 are away from surface. अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर -1 मिलेगा। फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस मतलब फ्रॉम सेंटर नहीं, फ्रॉम सरफेस। हमारे पास 2 सैटेलाइट है, एक का डिस्टेंस है कैपिटल R, एक का डिस्टेंस है 7R फ्रॉम सरफेस। मतलब आपको एक सैटेलाइट का हाइट दिया है R और दूसरे का दिया है 7R। तो 2 सैटेलाइट्स है, दोनों का हाइट आपको दे दिया, तो दोनों का ऑर्बिटल रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस तो फिक्स है। ये है कैपिटल R, यहाँ पे बोला है एक्स्ट्रा R, राइट। तो R प्लस R इज 2R, तो R प्लस R यहाँ पे आ जाएगा 2R। और दूसरे केस में 7R बोला है, तो दूसरे केस में जो है इट इज 8R। तो द फर्स्ट केस स्मॉल r, r1 विल बी कैपिटल R प्लस h। h कितना है R, तो यह आ जाएगा 2R। ये कितना है 7R, तो R2 विल बी इक्वल टू 8R। देन आगे बोला है द रॉन्ग स्टेटमेंट इज रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी विल बी। दोनों का टोटल एनर्जी का रेशियो मैंने अभी बताया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, हाफ जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया -g कैपिटल M स्मॉल m बाय R। फिर टोटल एनर्जी तो दोनों को ऐड करके हो ही जाता है -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 1/2, हाफ आता है। दोनों को ऐड करोगे -1 + 2 + हाफ, -1 + हाफ इज -हाफ। दोनों केसेस में आइडेंटिकल सैटेलाइट मतलब मास सेम। तो जो 2 सैटेलाइट थे, इसका मास भी m था और इसका मास भी m था, मतलब m1 इक्वल टू m एंड m2 इक्वल टू भी m, और मास ऑफ अर्थ तो सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि कैपिटल M कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी, इसको डिनोट करता हूँ E से। ये आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आपको रेशियो पूछा है टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी का रेशियो मतलब E1/E2 विल बी R2/R1। ये कितना है 8R, ये कितना है 2R, तो कितना आया 4। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्या? नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज विल बी 4, सेम स्टोरी रिपीट्स, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो रेशियो काइनेटिक एनर्जी का है वही रेशियो टोटल एनर्जी का है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। सेम स्टोरी रिपीट्स, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो रेशियो काइनेटिक का है वही टोटल का है, वही पोटेंशियल का है, तो 3 सही। तो इनकरेक्ट कौन सा? रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी विल बी 4 बट रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 2। तो ये गलत स्टेटमेंट है, हमारा आंसर ये सही है लेकिन स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। हो गया सिंपल। तो तीनों ही डिपेंड करते हैं 1/R पे। तो ऐसा करते हैं, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों के तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? 1/R पे। यहीं पे समझ में आ गया था, मतलब तीनों का रेशियो क्या आएगा? सेम। तीनों का रेशियो क्या आएगा? सेम। तो ऑप्शन नंबर डी। So you can say here, therefore E1/E2 is R2/R1, 4 आ गया, is also equal to U1/U2 is also equal to K1/K2। ये सारे रेशियो सेम आने वाले हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ओनली दिस इज योर आंसर। All 3 energies
are proportional to 1 upon r, so they will be same. So option number D is incorrect statement. Next question. A particle of mass capital M is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. Same mass and radius a. तो पहले इसको समझ लेते हैं. हमें क्या बोला है, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है a, रेडियस इज a, मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज m, और एक मास है कैपिटल M. A particle of mass m is situated at the center of spherical shell of same mass. जितना मास पॉइंट का उतना ही मास शेल का, राइट? रेडियस a. The gravitational potential at the point situated at a/2 distance from the center of Earth. यहाँ पे एक पॉइंट है P. इस P पॉइंट पे आपको चाहिए व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इमेजिन, इसको मैं मास नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको मास नंबर 2 बोल रहा हूँ. तो टोटल पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट मास एंड सेकेंड मास. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है kq/r, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, अभी देखा था हमने, -gm/r. तो पहले मास का p पॉइंट से डिस्टेंस कितना, a/2. तो माइनस जी एम अपॉन a/2. माइनस जी एम बाई डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस कितना है p पॉइंट का मास से, a/2. तो माइनस जी एम अपॉन a/2. यहां तक ठीक. अब स्पीयर, जब मास आपके पास स्पीयर के शेप में हो मास, उस केस में inside the sphere anywhere it is always gm/a. कहीं पे भी स्पीयर के अंदर, कहीं पे भी it is always gm/a. तो potential at a point due to spherical mass inside the sphere is always gm/a irrespective of distance. ये हमेशा a रहेगा, ये हमेशा a रहेगा, ये याद रखना. ये पोटेंशियल का जनरल आइडिया है, ग्रेविटेशन में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी. तो -2gm/a माइनस gm/a कितना आ गया, -3gm/a. ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन. A body of mass m is taken from Earth's surface to height equal to twice the radius r of Earth. The change in potential energy will be. एक बॉडी है जिसका मास m है, ये अर्थ की सरफेस से आप लेके गए इक्वल टू अ हाइट ऑफ ट्वाइस. सिंपल. तो क्या पूछा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, -gm1m2/r. अब ये आएगा, इनिशियल जब बात करोगे, इनिशियली बॉडी कहाँ था, अर्थ की सरफेस पे. तो ये अर्थ है, h is 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज ओनली r. तो ये इनिशियल डिस्टेंस आएगा आपके पास, इट विल बी कैपिटल R. तो यहाँ लिखोगे -g mass of earth, mass of object upon r. Finally you are taking it to a height, which is equal to 2r. तो 2r plus r, तो कितना आएगा, 3r. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3r, क्योंकि नीचे डिस्टेंस होता है स्मॉल r फ्रॉम सेंटर टू द ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना है, -gmm/3r. माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो gmm/r. तो इसमें से gmm/r कॉमन, -1/3 + 1 कितना, 2/3.
तो 2 GMM/3R 2/3 होए, यस। लेकिन यहाँ पे स्मॉल जी के टर्म्स में है, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल जी आ गया, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज स्मॉल जी? GM/R², करेक्ट, GM/R²। तो व्हाट इज GM? GR²। तो ये GM की जगह पे क्या लिखोगे? GR²। therefore चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 2/3 कैपिटल GM की जगह पे GR² और स्मॉल n था उसको भूलना मत, नीचे क्या आएगा? R, कैंसल कैंसल, तो कितना आएगा? 2/3 mgr, 2/3 mgr, ऑप्शन नंबर ए। Next and the last question for today. Mass and diameter of a planet, mass or diameter, is 3 times that of Earth. So mass of planet MP is 3 times of ME. Diameter 3 times of the radius 3 times. तो समझ लेना, mass of planet is 3 times of mass of Earth. Diameter 3 गुना होना मतलब रेडियस भी 3 times होता है। Radius of planet is radius of Earth into 3. The time period of oscillation of simple pendulum on Earth is 2 seconds. So there is a simple pendulum जिसका time period Earth पे है 2 seconds. The period of oscillation of the same pendulum on the planet would be, the period of oscillation of same pendulum time period is 2π√L/g. When you take pendulum from Earth to that planet, length तो change होगा नहीं, तो change होगा तो वो होगा g. The time period is proportional to 1/√g. But as you already know, क्या पता है आपको? आपको पता है G is equal to GM/R², मतलब G is proportional to M/R², right? Equation number 2. Therefore, from equation number 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 ने हमको बताया कि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g है, और 2 ने बताया कि g ये खुद मास अपॉन r² को प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड t विल बी प्रोपोर्शनल टू r² का √r, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो r/√m। तो टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट अपॉन टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ अंडर रूट ऑफ mass of earth upon mass of planet. Good. तो ये rp/re कितना था? 3. rp/r is 3. What is this? What is this? me/mp कितना है? me/mp is 1/3. 1/3 मतलब ये रूट में है तो क्या आएगा? 1/√3. 1/√3 मतलब रूट ऑफ 1/3, तो 3/√3 कितना? √3, तो क्या आएगा? √3। तो TP/TE ये √3 है, आंसर √3 नहीं है, ये √3 है। हाँ, नहीं तो बोलोगे √3 दिया नहीं, देना चाहिए था वैसे। तो यू विल हैव टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑन अर्थ इनटू √3. टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज 2, तो आंसर इज 2√3. तो आंसर इज 2√3, ऑप्शन नंबर डी. So that's it for today.